सो वेलकम गाइज ऑन अमन राठौर चैनल। हम सभी जानते हैं कि हर एक बंदे को आजकल के दौर में अपने करियर की टेंशन रहती है। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर 12 व्हाट कैन वी डू आफ्टर 12। जनरली ये क्वेश्चन रहता है सभी स्टूडेंट्स का, और 12th तक जैसे तैसे तो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। उसके बाद में उनको इतनी ज़्यादा अपने करियर की टेंशन होने लगती है कि फिर क्या होगा। खैर, आज बात करते हैं हम CUET एग्ज़ाम की। देखो, 12th के बाद में एक ऐसा एग्ज़ाम आजकल के दौर में है जो हमें लगता है सबसे ज़्यादा, देखो IIT और नीट तो बहुत फेमस हुआ, लेकिन ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होता है। हम सभी को पता है कि डिफ़िकल्ट होता है। देखिए गाइज, हम किसी बात को अगर सीधे तौर पर समझ लें तो अच्छी बात होती है। जैसे अगर आपके सामने 50 किलो का वेट रखा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि हम 50 केजी का वेट उठा सकते हैं, सो आपके लिए सही है। लेकिन वहीं पे अगर 200 किग्रा यानी कि 2 कुंटल का वेट रखा हुआ है, आप जानते हैं कि मैं इसे नहीं उठा पाऊँगा, या फिर आप उठा सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। तो या तो आप उतनी कड़ी मेहनत कर पाएँ, उसके लायक हों, आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि उतनी अच्छी मेहनत करके हम 200 केजी का वेट उठा सकते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन लोगों की भीड़ को देखकर आप समझ रहे हैं कि हम इसको उठा लेंगे, आपको ऐसे ऊपर ऊपर लग रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है। नीट और IIT देखो, करते तो इंसान हैं। हम यूट्यूब पर बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस को देखकर मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन रियल मोटिवेट आपको अपने वर्क से आता है। अगर आप अपने वर्क को करने में सेटिस्फाइड हैं, आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। देखो भाई, जो बंदे आजकल की डेट में सक्सेस हैं, उनको किसी भी प्रकार की मोटिवेशन वीडियो या अन्य किसी प्रकार से मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जनरली देखो, आपके आसपास अराउंड में जो भी सक्सेस पर्सन हो, उससे पूछना क्या आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं? कहेगा नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं खुद रियलाइज़ करवा दूं, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। मैं सभी के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैक्सिमम बंदों का पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। मैं खुद देखता हूँ, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कॉलेज में काफ़ी देखता हूँ कि स्टूडेंट आते हैं, शोर करते एक दूसरे को गाली देते हैं, और अरे यार, तमाम प्रकार की वाहियातें करते हैं। खैर, इसको हम एक साइड में रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है यार? उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तभी वो पढ़ाई को छोड़कर ऐसे ही हरकतें करते हैं। हम आए थे टॉपिक यानी कि CUET पर चर्चा करने, लेकिन टॉपिक कुछ और ही हो गया। ठीक है, और एक बात ये भी याद रखना कि अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो फिर आपके लिए IIT हो या नीट हो या UPSC हो, कुछ भी कठिन नहीं है। क्योंकि जिस बंदे को इंटरेस्ट पड़ जाता, इंटरेस्ट कब होगा पढ़ाई में? आपको इंटरेस्ट तभी होगा जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। आपने अगर कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 और 11th 12th में आप कमज़ोर नहीं हुए होंगे अपने सिलेबस के प्रति, आपने सारा अपना दैनिक कार्य और उसको सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट किया होगा, तो फिर आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। ये बातें कुछ आपके मन मोहक के लिए मैंने कही। अच्छा, आप आ जाते हैं हम CUET एग्ज़ाम। बेहद इम्पॉर्टेंट है CUET। देखो, ग्रामीण बंदे, गांव के बंदे, वैसे हम भी गांव के ही बंदे हैं। ज़्यादातर बंदे ये नहीं जानते कि 12th के बाद में वो आसपास के ऐसे विश्वविद्यालयों में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं। लेकिन बाहरी दुनिया में भी बहुत कुछ है, और सुनहरा मौका है यार। DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप कॉलेज देखेंगे, कैंपस देखेंगे, फिर उस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का फ्यूचर देखेंगे, तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि काश भगवान मेरा भी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो इसी को कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके बारे में बेहद डिटेल से जानकारी दूंगा। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वैदिक काल में लोगों के पास जब लिखने के लिए किताबें नहीं थीं, ज्ञान को संरक्षित करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो गुरु अपने शिष्य को नॉलेज देता था। फिर जब गुरु का अंतिम संस्कार हो जाता था, यानी कि जब वो गुजर जाते थे, तो फिर वही चेला
मतलब वही शिष्य अपने शिष्य को इस प्रकार से ज्ञान चलता चला आया है, ठीक है। तो आप ये ना समझे कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पर बताऊं कि उसका पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ कितनी जाती, कितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं। उन चीज़ों को इग्नोर करके आप मेरी बातों को सुने। अगर आपने मेरी बातों को अच्छे से सुना तो CUET एग्ज़ाम के बारे में ऑल अबाउट एनालिसिस विश्लेषण कर दूंगा मैं, ठीक है। सो गाइज देखिए, अभी तक होता क्या था, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को CUCET के नाम से जानते थे, ठीक है। लेकिन अब इसको CUET कर दिया गया, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले होता क्या था, मार्क बेस्ड, मतलब जिस बंदे के 12th में मार्कशीट में सबसे अच्छे नंबर आए होते थे उनको उनके मार्क बेस्ड पर एडमिशन मिल जाता था। अब होता क्या था, जैसे कोई बच्चा CBSE का है, और आप सभी जानते होंगे कि CBSE बोर्ड में बंदों का मार्क यानी कि रिजल्ट हाईयर जाता है। हमारी UP बोर्ड का रिजल्ट वही 96 एंड 97 जाता है। लेकिन अगर हम CBSE का देखेंगे तो वहाँ पे 99 या 100 तक चला जाता है, ठीक है। तो CBSE वाले बंदों का सबसे पहले हो जाता था, और UP बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, इन बच्चों का एडमिशन उतने अच्छे से नहीं हो पाता था। तो हुआ क्या, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये सभी एजेंसियाँ होती हैं। देखो, आपका जैसे स्कूल है तो आपका स्कूल सिर्फ अपने बदौलत नहीं चल रहा है। अगर आप UP बोर्ड से हैं तो आपका मतलब आप एक स्कूल में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका रखरखाव कहाँ है, UP बोर्ड में है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से CUET परीक्षा होती है, इसको संचालन करने के लिए NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है। देखो गाइज, बात यह है कि आप मुझे सुने, आपको लगता होगा कि कोई शायद इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, लेकिन मेरी बातों में जो छुपा है ना, मैंने इन बातों के लिए 6-7 घंटे खर्च किए हैं, काफ़ी सर्च की है और उनको अध्ययन किया है। उसके बाद में आपको सामने मैं उन बातों को रख रहा हूँ, ठीक है ना। सो CUET का एग्ज़ाम 3 फेजेस में होता है। इसमें जो फर्स्ट फेज़ होता है उसको फर्स्ट A और फर्स्ट B कहते हैं। ये लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें 13 भाषाएं होती हैं जो होती हैं, आपको मैं बता दूं क्योंकि सभी भाषाओं को याद करना इतना आसान नहीं रहता है। इसमें आती है हमारी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया, सिंधी, असमिया, अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, ये भाषाएं आती हैं, 13 भाषाएं। इन भाषाओं में से टेस्ट होता है, आप सुनते रहिए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो सेकंड होता है फर्स्ट का ही, मतलब पेपर 3 होते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट में 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे सेक्शन में क्या होता है, मैथिली, जापानी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली और कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतन, रसियन, चाइनीज़, ये कुछ विदेशी भाषाएं हैं और कुछ अपने ही देश की हैं। सो ये लैंग्वेज बेस्ड होता है फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट में 2 सेक्शन होते हैं, लेकिन पेपर एक ही होता है, ठीक है। दूसरा है सेक्शन 2 डोमेन। इसमें क्या होता है, जैसे आप जिस स्ट्रीम से पढ़ रहे होंगे 12th में, और आपको सबसे अच्छी बात ये बताएं कि ये टेस्ट, ये एग्ज़ाम जो होता है वो 12th बेस्ड होता है। जो आपकी अध्ययन सामग्री 12th में होगी, जैसे आपने साइंस साइड से इंटर किया है, ठीक है, आपने साइंस में बायो ले लिया है या फिर आपने मैथ ले लिया है, तो आपके मैथ का पोर्शन जितना आपके सिलेबस में रहेगा, उसी सिलेबस में से वो पैटर्न ऐसा बनाते हैं कि आपके जो सिलेबस का ही क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। आपको किसी भी दूसरी जगह से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत गोल्डन बात है, बहुत ही गोल्डन बात है कि यार नीट और IIT जैसे एग्ज़ाम्स को करने के लिए हमको एडवांस में पढ़ाई करनी होती है। लेकिन एक बात याद रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं। इनमें बंदा जाकर अपने को इतना विकसित कर लेता है कि बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर जाता है। और ऐसी बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी का बंदा कुछ IIT और नीट के बंदों से कमज़ोर होता है, ऐसा नहीं होता है। सो आप यूनिवर्सिटी अफोर्ड करें,
ठीक है, पैटर्न की बात करते हैं। तो सेकंड में आप जो सेकंड फेज होता है उसमें आपको करना होता है आपके विषय जो 12th में होंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गई और इंग्लिश, हिंदी हो गई। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स को आप चूज करेंगे। जो थर्ड होता है, जो थर्ड सेक्शन होता है, क्योंकि एग्ज़ाम 3 फेजेस में होता है, तो जो थर्ड फेज में होता है उसमें आपकी जनरल साइंस रहती है और जनरल गणित रहती है, जो कक्षा 8 तक की गणित रहती है। वही लाभ, प्रतिशत, औसत और आप तो जानते हो कि कक्षा 8 तक की गणित तो पढ़ी ही होगी ना आपने। ये गणित पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है और जीएस पूछी जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें ये थर्ड फेज में पूछी जाती है। ये एग्ज़ाम काफ़ी मतलब सब पूरी जो कुछ नॉलेज होता है एकदम आजमा लेता है, क्योंकि 3 फेजेस में पहले लैंग्वेज बेस्ड होता है, फिर आपने जो 12th में सब्जेक्ट पढ़े होंगे उनसे होता है, और उसके बाद में जो तीसरा होता है वो रीजनिंग, मैथ्स और जनरल साइंस से होता है। ठीक, अच्छा, इनमें मार्किंग क्या रहती है? जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट में 2 सेक्शन आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि 13 भाषाओं का पहला होता है और 20 भाषाओं का दूसरा होता है। तो 13 भाषाओं में 200 नंबर मिलते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। ठीक है, सो इनमें से ये भी रहता है कि 50 क्वेश्चन दिए हैं तो उनमें से आपको केवल 40 करने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन की छूट भी रहती है, ये सब में अलाउ है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और जो फर्स्ट का सेकंड, मतलब फर्स्ट ए में 200 नंबर, फर्स्ट बी में 200 नंबर, और सेक्शन 2 में 200 नंबर, और सेक्शन 3 में 300 नंबर, यानी कि 2 तियाँ 6 यानी 600 प्लस 300 बराबर 900। टोटल नंबर होते हैं 900, लेकिन उसकी कट ऑफ जाती है 300 से 400, 300 से 400। तो कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी है। 900 मार्क का क्वेश्चन पेपर होता है, लेकिन उसकी कट ऑफ जो जाती है वो 300 से 400 के बेस में जाती है। इसका आवेदन का समय होता है, वो भी मैं आपको बता दूं। आवेदन करने की तिथि 9 फरवरी के अराउंड होती है। देखो, होता है कि जैसे यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो कोई ये निश्चित तो है ही नहीं कि हर साल मार्च में ही होगा या हर साल फरवरी में ही होगा, या 15 फरवरी को होता है तो 15 फरवरी को ही होगा। लेकिन इतना अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फरवरी और मार्च में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है ना। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे कहा गया है कि आवेदन करने की जो तिथि है वो 9 फरवरी, यानी कि फरवरी के अराउंड में आप आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रति जागरूक हैं तो फिर आपको उसकी जानकारी लेते रहना चाहिए समय समय पे। अच्छा, एडमिट कार्ड जारी होने की अंतिम तिथि होती है मई के दूसरे हफ्ते में। फरवरी में आप इसका आवेदन कर देंगे, एडमिट कार्ड जारी होगा मई के दूसरे हफ्ते में। और CUET का एग्ज़ाम जो होता है वो 21 मई से 31 मई तक होता है, यानी कि एडमिट कार्ड मई के दूसरे हफ्ते में, उसके 4-5 दिन बाद से एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। आंसर शीट इसको आपको बाद में बताई जाती है कि आंसर शीट कब निकलेगी। और इसकी अगर बात करें एलिजिबिलिटी, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम को देने से पहले आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो 12वीं में अगर आपके पास 50% से ऊपर मार्किंग है, आपका रिज़ल्ट 50% से ऊपर गया है तो आप दे सकते हैं। और यार आज के ज़माने में जिस बंदे का 50% से भी नीचे अगर रिज़ल्ट गया होगा तो फिर वो क्या कर सकता है, इस प्रकार के एग्ज़ाम्स को वो नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, इस एग्ज़ाम में और इस एग्ज़ाम फ़ीस भी होती है, हर एग्ज़ाम की अलग अलग फ़ीस होती है। हमने अभी NDA में फॉर्म डाला था तो उसमें 100 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस थी, लेकिन आवेदन करने वाले ने 100 रुपये और ले लिए तो 200 रुपये हो गए थे। इसी तरीके से इसमें होता क्या है, ST SC के लिए दूसरी फ़ीस होती है, OBC के लिए दूसरी फ़ीस होती है और जनरल के लिए दूसरी फ़ीस होती है। तो इसमें ST SC से जनरल तक की फ़ीस में जो अंतर है वो 650 से 750, यानी 100 रुपये का अंतर है। 50-50 रुपये का है, 50-50 रुपये छूट हो जाती है। जो ST SC है उसकी 50 रुपया कम पड़ेगी, और OBC है उसकी ना कम पड़ेगी ना ज़्यादा पड़ेगी, और जो जनरल है उसकी 50 रुपया ज़्यादा पड़ेगी। सो हमें लगता है कुछ हमारा जोश कम हो गया। सो आपको फिर एक बार हम जोश के साथ इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। देखिए,
और टोटल मार्क्स ऑफ CUT एग्ज़ाम आपको पहले ही बता दिया कि 900 नंबर का होता है। उसमें से आपको 300 से 400 के बीच में लाने होते हैं। अगर आप 400 से ऊपर ला पाएँ तो और भी अच्छी बात होती है, लेकिन 300 से 400 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो फिर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी कितनी, 450, 450 यूनिवर्सिटी के CUT के अंतर्गत आती हैं। आपको एक से एक अगर आपकी जैसी, फिर देखो ये तो रहता ही है कि अगर आपने अच्छी मार्किंग की, आप अच्छा स्कोर करे हैं तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। और जैसे आपने यूनिवर्सिटी की भी रैंकिंग होती है कि नंबर 1 पे DU है, नंबर 2 पे JNU है, नंबर 3 पे BHU है, इस तरीके से। ये सही आंकड़ा नहीं है, बट आप ये समझ लें कि ये सही ही आंकड़ा है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें कितने बच्चे अपीयर होते हैं। कम से कम कोई एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं उसका उतना आंकड़ा होना चाहिए कि इसमें कितने स्टूडेंट अपीयर करते हैं। 14 लाख, यानी कि आप मान सकते हैं कि 14 से, अब क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती ही जाती है, तो 14 से 16 लाख तक की आप मान कर चलिए। IITs वगैरह में भी इतने ही रहते हैं, 10 से 12 लाख, और नीट में तो 20 से 22 लाख तक की रहते हैं। खैर CUT में इसका एवरेज बीच में ही है। सो 12 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी संस्थान को चलाने के लिए किसी संस्था की आवश्यकता पड़ती है। तो UGC, यूनिवर्सिटी ग्रेड, व्हाट इज UGC, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रेड कमीशन, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 28 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी, और 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इंडियन गवर्नमेंट का एक संविधानिक संगठन बन गया है। UGC बहुत इम्पॉर्टेंट है। UGC के द्वारा यूनिवर्सिटीज़ में नियम और शर्तें लागू की जाती हैं, और उसके ही देख रेख में इसका संरक्षण किया जाता है। सो गाइज, मैंने तो सभी बातें बता दी हैं, मैंने सभी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है अबाउट CUT एग्ज़ाम के बारे में। आपको क्या लगता है कि CUT का एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको बता दिया मैंने कि CUT में अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको जो सेक्शन 2 होगा उसमें आपके सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम के होंगे। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो सेक्शन 2 में आपके आर्ट स्ट्रीम, लेकिन आपका जो सेक्शन 1 और 3 है वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि फर्स्ट में आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होती हैं, और 3 में आपके पास ऑप्शन होता है जनरल साइंस का, रीजनिंग का और मैथ का, ठीक है। आपको बहुत सरलतम रूप में आपको मैंने बता दिया है इनको। अगर आपको बात ना समझ में आई हो तो वीडियो दोबारा देखें। सो ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू, जय हिंद।